अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल और मैं हूं बतूल राजपूत। आज मेरे साथ एक बहुत आम शख्सियत मौजूद है। आदिल शाहजेब साहब की एक बात मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है कि ही डज टाइमली इंटरव्यूज़, चाहे वो किसी सियासी शख्सियत का हो या किसी और शख्सियत का, और यही उनकी सहाफ़त में एक ऐसा आंसर है जो बहुत जल्दी उन्हें नुमाया करता है। बहुत शुक्रिया आदिल शाहजेब साहब, आप मुझे ज्वाइन किया। आदिल, बताइएगा व्हाट इज अप टू, ये पाकिस्तान की सियासी जमातों के जहन में है क्या? पहले तो मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान एक वाज़ेह फ्रिक्शन है। अब कुछ दिन पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे तो एक व्यू पॉइंट मुझे आया था कि ये पीपल्स पार्टी का इलेक्शनरिंग का एक तरीका है कि वो उन्होंने एक यू टर्न लिया। आप बताइए। देखिए बतूल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर डिजिटल चैनल। देखिए ये जो दो जमातें हैं, बड़ी जमातें हैं, इनके अपने नजरियात हैं, इनका माजी बड़ा तल्ख रहा है एक दूसरे के अगेंस्ट। अगर आप 88 ऑनवर्ड्स देखें तो जो नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ किया, बीवी की किरदार कशी तक, और फिर पीपल्स पार्टी ने भी जब भी इनके अदवार आए तो जितनी भी सियासी इंतकामी कार्रवाइयां थी वो हमारे सामने थी अगेंस्ट पीएमएलएन। दूसरा, इनका वोटर जो है वो बिल्कुल एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करता, स्पेशली जब पंजाब की बात आती है। पंजाब में या तो प्रो नवाज शरीफ वोट है या एंटाई नवाज शरीफ वोट है। एंटाई नवाज शरीफ वोट जो है वो स्विंग कर चुका है तहरीक इंसाफ की तरफ। तो एक तो ये बात हो गई, और दूसरा पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों समझते हैं, नून लीग से ज्यादा पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उन्होंने इलेक्शन में नून लीग के अगेंस्ट एक वाज़ेह पोजीशन लेनी है अगर उन्होंने एंटाई नवाज शरीफ को वोट को अट्रैक्ट करना है पंजाब में। एक बात तो ये है। दूसरा ये देखें कि पिछले 3 महीने, 2.5-3 महीने में सियासी तौर पर पीपल्स पार्टी ने लूज ऐसे किया है कि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा 80-90% जो छोड़ के चले गए, तो पीपल्स पार्टी उन पर बैंक कर रही थी कि वो उनकी तरफ आएंगे। लेकिन आप देखें कि पंजाब में जहांगीर तरीन और अलीम खान की सूरत में इस्तेकाम पार्टी सामने आ गई। फिर पुख्तूनख्वा में परवेज खटक की तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन सामने आ गई। और फिर जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कुछ रहनुमा शामिल हुए थे वो भी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है इस वक्त पीपल्स पार्टी में। और बाग पार्टी के बाकी लोग जो थे उन्होंने जाना था पीपल्स पार्टी की तरफ। लेकिन अब जिस तरह जाम कमाल साहब हैं, अगेन बड़ी ताकतवर सियासी शख्सियत है वो बलूचिस्तान की, लेकिन उनकी बातचीत जो है वो तकरीबन पीएमएलएन के साथ मुकम्मल हो चुकी है। तो ये पीपल्स पार्टी जो गेन करना चाह रही थी वो उन्हें नहीं मिला। दूसरा, इस वक्त जो सिंध में एक और मैं चाहती हूँ कि आप इसको वाजे कर दें। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अगली किंग्स पार्टी है वो नून लीग है? मैं कहूंगा, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि नून लीग जो है वो किंग्स पार्टी है, लेकिन 16 महीने में शहबाज शरीफ ने जिस तरह की वजारत उस्मा की, तो वो एक तो इस्टेब्लिशमेंट के काफी करीब है, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो खुद भी ये कई दफा एडमिट कर चुके हैं। दूसरा, देखें अगर तो तहरीक इंसाफ का इस वक्त कोई जमात मुकाबला कर सकती है, देखिए इलेक्टोरली स्पीकिंग पंजाब मैटर करता है, तो पंजाब में सिर्फ नून लीग ही है। लेकिन नून लीग का इस वक्त इशू ये है कि 16-17 महीने की हुकूमत ने जो उन्होंने फैसले किए वो काफी अनपॉपुलर इस वक्त ग्राउंड पर है। तो जब तक नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे और कैंपेन को लीड नहीं करेंगे और नून लीग का वोटर ये नारा नहीं सुनेगा कि वजीर आजम जो है वो नवाज शरीफ चौथी दफा बनेंगे, तो रिवाइवल इतना आसान नहीं होगा नून लीग के लिए। तो उनके लिए मुश्किलात हैं सियासी तौर पर, लेकिन उतनी मुश्किलात नहीं है जो इस वक्त पीपल्स पार्टी को है। देखिए पीपल्स पार्टी साथ ही ये बताइएगा कि जो पीपल्स पार्टी ने अपना माइंड में किया है, ये सीसीआई की मीटिंग के बाद उन्हें करना पड़ गया, उनको अपनी गलती का एहसास हो गया, ये या जरदारी साहब की पॉलिटिकल जीनियसनेस में ये गलती कैसे कर सकते हैं? देखिए पीपल्स पार्टी से गलती तो हुई और उस गलती का उन्हें अब जाके एहसास हुआ, लेकिन कोई ज्यादा चॉइस भी नहीं थी, क्योंकि सीसीआई की मीटिंग में मेजॉरिटी फैसले करते हैं। और अगर मुराद अली शाह साहब जो हैं वो उसके अगेंस्ट भी वोट देते तो वो इतना मैटर नहीं करता। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि बिल्कुल इस तरह से लगा ये कि सीसीआई की मीटिंग में पीपल्स पार्टी ने वो उस फैसले को एंडोर्स कर दिया, उसके बाद भी वो उसको बैकअप करते रहे 2-3 दिन। लेकिन फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि ये तो इलेक्शन जो है डिले हो जाएंगे और उसका उन्हें नुकसान है। देखिए पीपल्स पार्टी जो है वो पिछले 15 सालों से सिंध में बरसर इक़्तिदार रही। इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे उनका इक़्तिदार हो।
और उनके लोगों के खिलाफ इंक्वायरियां बाकायदा शुरू हो चुकी है और शायद हमें गिरफ्तारियां भी देखने को मिले। तो ऐसी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी को सियासी तौर पर इलेक्शन जो है जितने अर्ली हो वो उन्हें सूट करते हैं, क्योंकि जितना जितना टाइम जाएगा उन्हें हो सकता है कि सिंध में भी सियासी तौर पर नुकसान हो। सिंध में एक और अलायंस की भी बात साहब आप भी सांबर में रहते हैं, हम भी सांबर में, ये आपको क्या ये गॉसिप या ये वाइब आप तक नहीं आ रही कि कोई भी सियासी जमात इस वक्त पाकिस्तान में नई इलेक्शंस का सामना करना चाहती है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? नहीं, देखिए पीपल्स पार्टी की मैं जो बात कर रहा हूँ ना, इन वजूहात की वजह से पीपल्स पार्टी को अर्ली इलेक्शन सूट करते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने पंजाब में उस तरह से गेन नहीं करना, ना केपी में करना है, बलूचिस्तान में पॉकेट्स में, उन्हें अपना जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है सिंध, वो अगर उस पर ग्रिप लूज होती नजर आ रही है डिलेड इलेक्शन की सूरत में, तो वो जाहिर बात है चाहेंगे कि इलेक्शंस अर्ली हो जाए। और एक जो बात मैं यहाँ पे कहूंगा कि सिंध में इस वक्त पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट एक ग्रैंड अलायंस बनाने की भी तैयारियां हो रही हैं, जिसमें इंटीरियर सिंध में देखें जेयूआई का वोट बैंक है, जीडीए का वोट बैंक है, फिर एमक्यूएम पाकिस्तान है। तो अगर इन तीनों का कहीं इलेक्टोरल अलायंस बन जाता है तो फिर पीपल्स पार्टी को टफ टाइम मिलेगा सिंध में। तो ये वो सारी सूरत हाल है जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के सामने है, और जिसकी वजह से वो हमें ये लग रहा है कि वो नून लीग से बिल्कुल एक अलग लाइन डगर पर चल पड़े। ठीक है आदिल शाह साहब, रिसेंटली आप इंटरिम प्राइम मिनिस्टर से भी मिले, इससे पहले आपने नवाज शरीफ साहब से भी मिले और रेलेवेंट अथॉरिटीज का इंटरव्यू भी किया। तो मुझे बताएं कि जब आपने इंटरव्यूज किए नून लीग की क़यादत के, तो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी उनके कॉन्फिडेंस लेवल की, या आपको लगता है कि वो बड़ी स्मार्ट पॉलिटिकिंग कर रहे हैं? ये बताइएगा। देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल इस हद तक तो मौजूद है कि एक पॉपुलर जमात है, खुसूसन पंजाब की एक बड़ी पाकिस्तान की सियासी जमात है, लेकिन नून लीग की लीडरशिप में ये इस बात की रियलाइजेशन भी मौजूद है कि पिछले 16 महीनों में उन्होंने जो गवर्नमेंट की, जो फैसले किए सख्त माशी हालात की वजह से, वो उन्हें पॉलिटिकली काफी डैमेज कर चुका है ये सारा मामला। तो उन्हें ये अंदाजा है कि उनकी पार्टी को एक नए रिवाइवल की जरूरत है, और वो रिवाइवल जो है वो नवाज शरीफ साहब के बगैर बिल्कुल मुमकिन ही मुझे नजर नहीं आ रहा। नवाज शरीफ साहब की अपनी जो कानूनी मुश्किलात हैं, पेचीदगियां हैं, इतना आसान नहीं है उनके लिए भी बाकायदा तैयारी और प्लानिंग के बगैर पाकिस्तान आना, और वक्त जो है वो हाथ से निकलता जा रहा है। जितना जितना उनका रिटर्न डिलेड हो रहा है, उतना उतना नून लीग का जो उनको सियासी नुकसान है वो बढ़ता जा रहा है। जहां तक केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर की बात है, देखिए अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं, उनको हमने उनके उनके सियासी कैरियर को पनपते हुए देखा है। ठीक है, उन्होंने तकरीबन प्रो एस्टेब्लिशमेंट सियासत की है, लेकिन एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, एजुकेटेड हैं, वेल रेड हैं, और मेरे ख्याल में देखिए मौजूदा हालात में हमें एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए था जिनकी न्यूट्रलिटी पर सवाल ना हो सके। अब देखें, इस वक्त सबसे ज्यादा गिले जो हैं रियासत से या हुकूमत वक्त से, वो तरीके इंसाफ को लेकिन जो प्रेशर इस वक्त आवाम ने बना दिया है ये बिजली के बिलों के मामले में, खास तौर पर आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी इंडिपेंडेंट उर्दू की तरफ से फाइल की गई है कि जो हमारी निगरान वजीर खजाना साहिबा हैं वो गायब हैं 2 हफ्ते से, और उनके बारे में निगरान वजीर इत्तलात को ये कहना पड़ता है कि वो बहुत मसरूफ है, कुछ मौशी हालात पे बहुत होमवर्क कर रही है। तो डज दैट कन्विंस यू? और ये जो बिजली के बिलों के मामलात हैं, ये निगरान सेटअप को ये जरूरत है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, या ये बता दें कि ये हमारा नहीं है कैपेसिटी? हाँ, इस वक्त जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है, वी आर स्टिल इन अ मेस। जब हम ये कहते थे कि मईशत जो है वेंटिलेटर पर है, आईएमएफ के साथ मुआहदा हो गया, 5-5.5 बिलियन डॉलर्स आपके पास आ गए, लेकिन रुपए फिर भी पिटता रहा, डिवैल्यू होता रहा। तो इसका मतलब ये है कि हम अभी भी, हमारी मईशत वेंटिलेटर पर है। निगरान हुकूमत अपनी तरफ से तो मेहनत कर रही है, लेकिन देखिए मीडिया में जो परसेप्शन बिल्डिंग है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जो सिर्फ निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सुलंगी साहब की के बस की बात नहीं है। वजीर तवानाई है या माशी उमूर की जो वजीर है, इकोनॉमिक अफेयर्स की वजीर खजाना, उन्हें आना चाहिए और अवाम को एतमाद में लेना चाहिए। हम क्या देख रहे हैं, या तो वजीर इत्तलात साहब है या खुद प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो मुख्तलिफ तकारीर वगैरह कर देते हैं,
तो इस वक्त अवाम में बेचैनी है, हम सब में बेचैनी है कि हमारा मुल्क इस वक्त कहाँ खड़ा है और कहाँ ये जा रहा है। तो बेहतर यही होगा कि वो अवाम को आके एतमाद दें, मार्केट को एतमाद दें और साथ-साथ में अवाम को ये भी भरोसा और बावर करवाया जाए कि इलेक्शंस जो हैं वो अपने आप पब्लिक डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, अब पब्लिक डिप्लोमेसी की बात करें कि जो भी हालात हैं गवर्नमेंट किसी भी तरह इदारों को और आवाम को कॉन्फिडेंस मिले कि 1 साल मुश्किल है, 2 साल मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट हमने एक रोड मैप है जिस पे हम काम कर रहे हैं। इसके लिए आवाम के साथ, मीडिया के साथ डिप्लोमेसी करना बहुत ज़रूरी है। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है, आदिल शाह ज़ेब साहब बताइएगा ये इमरान खान के साथ क्या होने जा रहा है? 2 दिन पीटीआई के लोग, उनके कॉलीग्स खुश होते रहे, फिर साइफर केस का मामला आ गया। साइफर केस की जो ऑफिशियल सीक्रेट है, आई एम श्योर यू आर अवेयर कि एक ही खसूसी अदालत है, उसमें एक ही जज है, ही इज हाईली अथॉरिटेटिव एंड पावरफुल जो उनका सिस्टम है। तो आपको लगता है कि उसमें से निकल सकेंगे इमरान खान साहब या बुरी तरह फंस जाएंगे? इस सवाल के बतूल दो पहलू हैं, एक कानूनी पहलू है और एक इसका सियासी पहलू है। मैं आपको पहले सियासी जवाब दे दूं, मुझे इमरान खान जो है वो फर्दर ट्रबल में फंसते नजर आ रहे हैं। उनकी सियासी जमात भी, उनके लोग भी उनसे जुड़े और उसका मेन जो रीजन है वो 9 मई के वाकयात है। 9 मई के वाकयात के बाद रियासत में इस वक्त जीरो टॉलरेंस है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने वो वाकयात प्लान किए, जिन्होंने बाकायदा एग्जीक्यूट किए और फिर उस पे निदामत का इजहार तक नहीं किया। तो सियासी तौर पर तो इमरान खान साहब के लिए ये वाले जो मामलात हैं वो उससे बिल्कुल मुझे आइंदा इलेक्शंस में वो कहीं नजर नहीं आ रहे। दूसरा जो कानूनी मामलात हैं, देखिए कानूनी मामलात में खाना केस है, नैब और एफआईए ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की है, उसका तो जो भी चले रिजल्ट आया वो मामला सब जुड़े सा। इसी तरह साइफर वाला मामला है, तो अब साइफर वाले मामले में हम अगर डिटेल में ना भी जाएं तो बड़ा सिंपल सा मामला है कि 4 कॉपियां थी, एक कॉपी जो है वो गायब हो चुकी है, जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब खुद एडमिट कर चुके हैं कि वो उनसे गायब हो चुकी है। फिर वो जाके इंटरनेशनल मीडिया में वो छप जाता है और जलसों में उन्होंने सियासत के लिए इस साइफर को इस्तेमाल किया, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। ऑल्दो उनकी वो लाइन बदलती रही कि जी अमेरिका ने साजिश की है, फिर जनरल बाजवा ने की है, फिर वो आसिफ जरदारी और मोहसिन नकवी तक पे आ गए। तो एक तो ये साइफर वाला इशू जो है ये बड़ा सीरियस है। दूसरा जो मलिक रियाज साहब वाला वो 190 मिलियन पाउंड वाला मामला है, मेरे ख्याल में वो इतना सीरियस केस है, मैंने उसकी काफी कवरेज भी की है इन डेप्थ। हालांकि आप मीडिया पे तो मलिक रियाज साहब का नाम भी नहीं ले सकते, लेकिन जिस चैनल पे मैं बैठा हूं तो वहां पे ऐसे कोई इश्यूज नहीं है। वो ऐसा मामला है कि आपने लिटरली 190 मिलियन पाउंड जो है वो रियासत के पैसे को किसी के जेब में डाल दिए, जो उन्होंने जुर्माने की मद में अदा करने थे अपनी जेब से सुप्रीम कोर्ट में। वो एक ऐसा इशू है जो कि खुद उस वक्त की काबीना के जो अरकान है उसी वक्त वो ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन में हमें कहते थे कि यार ये जो मामला हो चुका है, एक सील्ड और बंद लिफाफे पे हमसे यस दिया गया, ये आगे जाके हमारे गले पड़ेगा। तो ये ऐसे केसेस हैं जिससे इमरान खान साहब अगर बच जाए तो आई थिंक वो वैसे मौजजा होगा उनका बचना। अदरवाइज तो ऑलरेडी उन्हें सजा भी हो चुकी है और वो एक केस में डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिल शाह ज़ेब साहब, आप मुझे ज्वाइन कर रहे थे।